कक्षा 10 का अध्याय नंबर 5 है और इस लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है, जीवों को जीने के लिए क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो जैव प्रक्रम के इस लेसन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव का मतलब क्या होता है उसे देखेंगे और प्रक्रम का मतलब क्या होता है उसे समझेंगे। तो जैव का मतलब जो होता है वो क्या होता है, आपका जीवन। ठीक है, जैव जो जीवित है, जीवन या जीव जंतु है उसे जैव। और प्रक्रम का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जीव है, अगर कोई जीव है, जंतु है, तो उसे क्या हो, वह जीने के लिए चाहिए क्या, भोजन चाहिए। उसे जीवन चलाने के लिए भोजन चाहिए, श्वसन करना होगा, उसके शरीर में ये भोजन अलग अलग जगहों पर पहुंचना चाहिए, परिवहन के लिए कुछ तंत्र होना चाहिए। फिर भोजन करने के बाद जो भी चीज़ें होंगी उसमें तो सब बच तो जाएगा नहीं, कुछ अपचित भी रहेगा, तो उसे बाहर निकालने के लिए भी चाहिए। तो उत्सर्जन ये भी आपको देखना होगा। तो जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि जो जीवित प्राणी है या जो जीव जंतु है उसे अपना जीवन बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, उन सब का इस पूरे अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले आपको शुरू करते हैं कि हम जैव मतलब सजीव या जीवन जो जीवित है, तथा अजीव, अजैव, अनिर्जीव कैसे अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि कोई भी चीज़ या कोई भी जंतु है या जीव है वो सजीव है या निर्जीव है। ये तो पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी जा चुका है कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या। अगर मान लीजिए कोई भी कुत्ता है वो दौड़ रहा है, या फिर कोई गाय है या भैंस है वो क्या कर रही है, जुगाली कर रही है। जुगाली मतलब गांव में बोलते हैं पागुर करना, मतलब मुंह चलाते रहना, तो जुगोली कर रही है। अथवा गली में कोई इंसान है या फिर कोई इंसान जा रहा है और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, तो क्या ये सब देख के हम ये जान पाएंगे कि वो सजीव है। या फिर कुत्ता है, गाय है, इंसान है, वो सो रहे हैं, वो अगर क्या ये सब तभी हम देखेंगे या पाएंगे कि ये सब लोग सो रहे हैं, तो क्या हम देख करके ये पता लगा पाएंगे कि वो निर्जीव हैं कि सजीव हैं। तो इससे तो स्पष्ट होगा नहीं। तो आगे क्या करना पड़ेगा, हम उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं। ठीक है, हम उन्हें सांस लेते हुए देखें तो ये जान जाते हैं कि वो सजीव हैं। पौधों को लेकिन कैसे जान पाएंगे, अगर मान लीजिए इंसान को देखा हमने जान लिया, जानवर को देखा कि दौड़ते हुए समझ लिया, सांस लेते हुए देखा तो समझ लिया, लेकिन अगर यह प्रक्रिया हमें जिसमें दिखाई ही ना दे, मान लीजिए कि पौधे हैं, अब पौधों को हम कैसे जानेंगे कि वो सजीव हैं या निर्जीव हैं, क्योंकि पौधे तो चलते भी नहीं हैं। आपको चलते हुए दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखाई देते, लेकिन उनकी पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। तो क्या आप हरे रंग देख करके ये बता सकते हैं कि वो पत्ते, पेड़ पौधे जो हैं वो सजीव हैं, वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। पौधों को आप देख करके ये नहीं कह सकते कि ये सजीव हैं या निर्जीव हैं या सजीव हैं। क्यों? क्योंकि पौधे चलते नहीं, पौधे आपको दौड़ते नहीं हैं, आपको सांस लेते दिखेंगे नहीं, खाना खाते भी आपको नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते हैं कि पौधे सजीव हैं। लेकिन पौधों में क्या होती है, पौधों में वृद्धि होती है। तो पौधे में वृद्धि होती है, तो जिसमें वृद्धि होती है वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो ये एक लक्षण आप पकड़ सकते हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि पौधे सजीव होते हैं। शब्दों में देखें कि सजीव सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियाँ पर विचार करते हैं। ये गतियाँ संबंधी अन्य हो सकती हैं, लेकिन पौधे सजीव हैं जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं है। जंतु सांस लेते हैं परंतु गति स्पष्ट रूप से, कुछ जंतुओं में स्पष्ट रूप से गति दिखाई नहीं देती है, फिर भी वो सजीव हैं। अर्थात दिखाई देने वाली, गति करने वाली जो लक्षण हैं वही पर्याप्त नहीं है हमें बताने के लिए कि वो सजीव हैं या निर्जीव हैं। कुछ सूक्ष्म जीव को ले लीजिए, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गति होती है उनमें, ये अदृश्य आणविक जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञान से करें, या अगर हम यही प्रश्न किसी जो जीव विज्ञान का जानकार है उससे करें, तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु जो होते हैं
के अंदर आणविक गति होती है। जब वे किसी कोशिका के अंदर, ठीक है, जब क्या होते हैं, जब कोई विषाणु होता है वो किसी कोशिका के अंदर संक्रमित कर देता है तो उसमें गतियाँ दिखाई देने लगती हैं और वो विभाजित होने लगता है। उसके पहले आप विषाणु को देख करके ये नहीं बता सकते कि वो सजीव है या निर्जीव है, क्योंकि तब तक वो पूर्ण रूप से इनएक्टिव रहता है। तो ये एक विवादास्पद भी है कि जो विषाणु होते हैं या जीवाणु होते हैं वो क्या हैं, सजीव हैं या निर्जीव हैं। ये दोनों के बीच की कड़ी बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, उसमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक अंग होते हैं और सजीव जो होते हैं वो सुव्यवस्थित सुसंगठित संरचना होती है तथा पर्यावरण के प्रभाव के कारण वो विघटित होने लगते हैं। यदि यह व्यवस्था रहे और टूटती चली जाए, मान लीजिए अगर यह व्यवस्था है और उनका विघटन हमेशा होता रहे, टूटती जाए, तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण का मतलब होता है देख रेख या फिर रख रखाव करना, देख रेख या रख रखाव करना किसी भी चीज़ का अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया रहेगा कि जो जीवित है, ठीक है, जो जीवित है उसमें क्या होना चाहिए, गति होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए और प्रजनन की क्षमता होनी चाहिए। तो ये सजीवों के लक्षण होते हैं। और निर्जीव क्या होते हैं? निर्जीव में ये सभी लक्षण आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि सजीवों में जो अनुरक्षण का प्रक्रिया होती है या अपने जीवन को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। जैव प्रक्रम होता क्या है? ठीक है, अब हम आ जाते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होते हैं और सजीव अपने जीवन को चलाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं करते हैं। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सीधे लेसन पे, बात करते हैं जैव प्रक्रम। ठीक, जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए, उस समय भी चलता रहता है जब वे विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हैं, अन्यथा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। ये सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जैव प्रक्रम क्या है कि जब भी आप क्या हो, चाहे चल रहे हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे सो रहे हैं, लेकिन वो प्रक्रिया सतत निरंतर चलती रहती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। और ये प्रक्रिया क्या हो, अनुरक्षण, जो हमारी रक्षा कर सकती है, जो हमारा देख रेख करती है, वो प्रक्रिया हमेशा सतत चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम में क्या क्या होता है कि आप कहीं पे चल फिर रहे हैं, क्योंकि क्षति टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अभी आप चल रहे हैं, आपके पैर में लग गया, खून निकलने लगा, या आप बैठे हुए हैं, कुछ भी है आपके शरीर में जो भी टूट फूट या क्षति हो रही है, उसका क्या हो, रख रखाव हो, शरीर आपका चलता रहे या जीव उस अपने जीवन को बढ़िया रूप से जीवन व्यतीत करता रहे। ये प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है उसे अनुरक्षण कहते हैं। अब इस अनुरक्षण प्रक्रिया के लिए, मतलब रख रखाव के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, अब इस ऊर्जा को हमें कहाँ से मिलेगा, जिसे इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अभी से पूरे अनुरक्षण प्रक्रिया के लिए, टूट फूट से बचाने के लिए हमें क्या हो चाहिए, अनुरक्षण ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अब ऊर्जा तो हमें बाहर से ही मिलेगी, अंदर तो मिलेगी नहीं, तो उसके लिए कोई ना कोई प्रक्रम होना चाहिए। तो इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन के रूप में, तथा शरीर के अंदर के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। शरीर के अंदर अब हम क्या करते हैं, ऊर्जा तो हमें मिलेगी नहीं शरीर के अंदर, तो वो हमें किसी न किसी रूप में बाहर से लेना पड़ेगा, और वो हम कैसे रूप में लेते हैं, भोजन करते लेते हैं, और इस भोजन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण जब भी करते हैं, जो भोजन हमने लिया वो उसका हम पोषण करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा मिलती है। तो यह ऊर्जा मिलती है। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि, इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है।
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो जीवन है वो किस पे आधारित है? कार्बन आधारित अणुओं पर। कार्बन का मतलब है, कार्बन आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा हुआ होगा, कार्बन, ठीक है। कार्बन आधारित जैसे हम भोजन लेते हैं तो वो किस रूप में हम लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे शरीर में वो रहता है, तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसे हम कार्बन आधारित जो आपका भोजन होता है, जो ऊर्जा हमें मिलती है वो किस रूप में मिलती है? कार्बन आधारित ही हमें मिलती है। अतिरिक्त सामग्री का कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। अतः अधिकांश खाद्य, जो ज़्यादातर भोजन हम लेते हैं वो किस पे होते हैं? कार्बन के ऊपर आधारित होते हैं। और कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रमों में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। जो भी जीव रहते हैं वो इस कार्बनिक भोजन को, इस भोजन को अलग अलग प्रक्रमों में अलग अलग तरीके से लेते हैं। आगे चलते हैं। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत के विविध प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण किसी एक के नियंत्रण में नहीं है, तो जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों को विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों, विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण के लिए उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक प्रक्रिया, एकल श्रृंखला की आवश्यकता है। अब यहाँ पे आती है बात कि जब भोजन तो हमने कर लिया, लेकिन इसमें रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है? हमें रासायनिक प्रक्रिया क्या करनी पड़ती है? जब हम भोजन लेते हैं तो वहाँ पे हमारे एंजाइम्स होते हैं जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होते हैं, और यह प्रक्रिया एक उपचयन अपचयन प्रक्रियाओं के अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ हैं। इस भोजन को, जो हमारा भोजन रहेगा, जो हमको ऊर्जा मिलेगी, जो हमने भोजन किया है, वो एक सामान्य प्रक्रिया होती है। उसके द्वारा उपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया बोल सकते हैं, या उपचयन अपचयन अपक्रियाएँ बोलते हैं, इसके द्वारा विघटित किए जाते हैं। और सामान्य रासायनिक कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्ति होती है। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहर इस स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना कोश की आवश्यकताओं के लिए अनुसार खाद्य स्रोत से के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई जीव एक कोश की है, एक कोश की जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। जो बहुकोश की होते हैं उनके तो शरीर के पूरी सतह तो पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती है, उनके अलग अलग कार्य होते हैं जो भी रहते हैं। लेकिन जो एक कोश की जीव होते हैं, जैसे अमीबा ले लीजिए, ठीक है। अमीबा क्या है? अमीबा आपका एक कोश की जीव है। वो क्या करता है? वह भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान के लिए, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अभी हम लोगों के लिए गैसों के लिए आदान प्रदान के लिए अलग अलग अंग हैं। जैसे श्वसन किया तो वो किस तरीके से शरीर में जाएगा, भोजन किया तो वो इसके लिए अलग है। लेकिन जो एक कोश की जीव होते हैं उनके लिए सभी अंग अलग अलग नहीं होते। उनके एक ही जो जीव होते हैं, एक कोश की होते हैं, तो उनकी सिर्फ एक ही ऐसे जीव होते हैं, तो ये उनका एक कोश की जीव होते हैं। लेकिन जब शरीर के आकार बढ़ता है, विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब शरीर का आकार बढ़ता है तथा शरीर अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, तब क्या होता है? बहुकोश की जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। आगे चलते हैं, देखते हैं। पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोश की जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों तथा जीवों के शरीर में उनके संगठन से परिचित है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु एक समस्या पैदा होती है, यदि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, परंतु शरीर के सभी अंगों को इसकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। भोजन करते हैं, भोजन तो हमारे शरीर में जो बहुकोश की हैं उनके लिए, एक कोश की जीवों की क्या होती है कि वो इस तरीके से रहते हैं, वो अपना भोजन, ये उनका मान लीजिए भोजन है। एक कोश की जीव मान लीजिए ये है, फिर बाद में ये ऐसा, फिर ऐसा,
और बाद में फिर वो ऐसा। तो ये क्या करता है, ये मान लीजिए इसको उसके जीव का भोजन है, तो ये क्या करता है अपने शरीर को, एक सिंगल यूनिट होता है, तो यहाँ पे भोजन आता है, फिर वो इसको थोड़ा सा अंदर कर लेता है, फिर भोजन को और अंदर कर लेता है, लास्ट में भोजन को वो शरीर के अंदर ले लेता है, और भोजन के अंदर लेने के बाद इस तरीके से हो जाता है। और बाद में वो इस भोजन को पचाने के बाद जो उसके भोजन उसके शरीर के लिए योग्य है, ऊर्जा के लिए आवश्यक है, उसको वो पचा लेता है, और बाद में फिर वो बाहर निकाल देता है, इसको बाहर निकाल देता है। तो ये तो एक कोशिकीय जीव में इस तरीके से भोजन का पाचन हो जाता है अमीबा में। लेकिन अब बहुकोशिकीय जीव है तो सभी भोजन के लिए अलग अंग, श्वसन के लिए अलग अंग, और वहन तंत्र के लिए उस भोजन और सांस जो लिया हुआ है ऑक्सीजन को उस शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए एक अलग अंग होता है। तो इसके लिए अलग अलग अंग होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति, कार्बन स्रोत और ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि हानिकारक भी होते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के लिए अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों की कोशिकाओं से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुँचाने होगी। आइए हम अब आपको समझना होगा कि जब भी भोजन करते हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, परिवहन। और जब परिवहन हो गया तो जो भोजन बना सब तो पच जाएगा नहीं, उसके लिए हमें उत्सर्जी अंग चाहिए। तो एक जो जटिल जीव है, जंतु है, जैव प्रक्रम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी। क्या, पोषण करना होगा। पोषण करने के बाद आपको श्वसन के लिए भी एक अंग होगा। श्वसन के बाद आपको उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए क्या होगा, परिवहन होगा, परिवहन तंत्र होगा, और उसको बाहर निकालने के लिए फिर क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र होगा। तो जैव प्रक्रम में जो है इन चीज़ों को हम विस्तार से अभी देखेंगे।